हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बायोलॉजी के लेक्चर को समझ रहे होंगे। तो बायोलॉजी के लेक्चर इस बार काफ़ी लेट से आ रही है क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो मेरी चल रही है थोड़ी मैं उधर ही बिज़ी हूँ, है ना। तो इस वजह से यूट्यूब पे वीडियो यानी लेक्चर जो मेरे हैं वो थोड़े लेट से आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और एक और सॉरी, ये जो मैं जो पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के दौरान जो बीच में बैकग्राउंड जो नॉइस आता है उसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरा जो घर है वो काफ़ी गार्डनरी साइड में है ना। बगीचे हैं, फुलवारियाँ हैं, इस वजह से जो अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ें आने लगती हैं। तो इस वजह से बैकग्राउंड नॉइस आता है, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ एडिटिंग करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है, तो एडिटिंग क्या करना है। इसलिए मैं जैसा पढ़ाता हूँ वैसा ही अपलोड कर देता हूँ वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो पिछले वीडियो में यानी पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अध्याय 11 कंप्लीट किया था। इस बार हम लोग अध्याय 12 कंप्लीट करेंगे और जल्दी वे में ख़त्म करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, या फिर पिछले लेक्चर से मैंने बताया था, अध्याय 11 पढ़ाते वक्त जब मैंने आपको कहा था कि अध्याय 11 और 12 दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसलिए 11th अगर आपने लेक्चर नहीं पढ़ा है, 11th चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तब हम लोग इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। तो खैर चलते हैं हम लोग पढ़ने अध्याय 12, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो अध्याय 11 में हम लोगों को जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम पढ़ने थे कि क्या क्या सिद्धांत है जैव प्रौद्योगिकी के और क्या क्या उनमें प्रक्रम है, क्या क्या काम किए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी में, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पढ़ना है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हमारे लिए यानी कि मनुष्यों के लिए क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं जो ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ उपयोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर रहा हूँ। उसके पहले मैं हैंड रिटन नोट्स पे कवर करता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये अच्छा होगा, लाइन बाय लाइन मैं कवर कर दूंगा तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चलेंगे आपके, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है उस हाईलाइटेड चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से लिखो, नोट डाउन करो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर ही देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में 4 सेक्शन पढ़ने हैं। पहला सेक्शन है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, यानी कि कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दूसरा सेक्शन पढ़ना है चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तीसरा पढ़ना है जेनेटिकली मॉडिफाइड जंतुओं के बारे में, जिसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल भी कहते हैं। और चौथा पढ़ेंगे नैतिक प्रश्न। सो ये 4 सेक्शंस हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो मैंने जो हाईलाइट किया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है, आप देखते रहो। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इन सारे चीज़ों में किया जा रहा है, ठीक है। और जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के 3 विवेचनात्मक मतलब वर्णन किए जाने लायक अनुसंधान क्षेत्र हैं। 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे, अनुसंधान लायक है, रिसर्च के काबिल है। वो क्या है? पहला है
उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि अच्छे अच्छे टाइप के एंजाइम्स बनाना, इसका मतलब यही दे रहा है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या बनाना है, अच्छे प्रकार के एंजाइम्स बनाने हैं। दूसरा है उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि मैंने 11th चैप्टर में आपको पढ़ाया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए अच्छा वातावरण बनाना ये बायोटेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी है, जो कि दूसरा रिसर्चेबल चीज़ है। और थर्ड चीज़ ये है कि अनुप्रवाह प्रक्रम तकनीक का प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण में उपयोग। यानी जो भी चीज़ बन जाते हैं, कब बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो चीज़ बनाए जाते हैं उनका जो अनुप्रवाह प्रक्रम होते हैं, मतलब जो उनको कैपिटलाइजेशन किया जाता है, जो उनका मार्केटीकरण किया जाता है, मार्केट में जब उनको बेचा जाता है, उसके लिए जो प्रोटीन या कार्बनिक पदार्थ जो हम लोग बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बाद, उनको शुद्ध कैसे करना है ना, उनको उपयोग कैसे करना है, उनको मार्केट में कैसे ले जाना है, इन सारे चीज़ों का रिसर्च किया जा सकता है। तो देखो, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट सेक्शन में जाएंगे, जो कि हमारा था कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि खेती में कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जी हमसे कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ आज बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है? चिकित्सा में हो रहा है, निदान सूचक में हो रहा है। निदान सूचक का मतलब क्या होता है? जो पैथोलॉजी होते हैं ना, जहाँ पे जांच घर होते हैं, खून जांच होता है जहाँ पे, ठीक है, तो अलग अलग बीमारियों के जांच में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। कृषि में आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के लिए हो रहा है, संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए हो रहा है, जैव सुधार के लिए हो रहा है, अपशिष्ट प्रतिपादन के लिए हो रहा है, या फिर ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। और तीन ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रिसर्च करने के आज भी मौके बने हुए हैं, है ना। आज भी यहाँ पे रिसर्च करने लायक चीज़ें हो रही हैं, रिसर्च किए जा रही हैं। वो कौन कौन से एरियाज हैं? पहला एरिया है उन्नत जीवों, है ना। ये आपको मैंने सब चीज़ पढ़ के बता दिया है कि अच्छे एंजाइम्स बनाना पहला रिसर्च है। दूसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए अच्छा वातावरण बनाना। और तीसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि जो बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो वस्तु बनाए गए हैं उनका शुद्धिकरण करने के लिए जो प्रक्रम है वो बनाना। ये तीन एरियाज हैं जहाँ पे रिसर्च करने के संभावनाएं अधिक हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग पहले सेक्शन में, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। खेती में कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम तीन संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। अब ये लाइन तो आपको समझ में आ रहा होगा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु यानी कि खाने के जो भी सामान होते हैं उनके उत्पादन में तीन संभावनाओं के बारे में पहले सोचो। पहला है कृषि रसायन आधारित कृषि। कृषि रसायन का मतलब क्या होता है? केमिकल। खेती के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में सोचो। मतलब क्या उस पर बेस्ड के खेती की जा सकती है? बात आई समझ में? क्या खेती के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं, एक उसके बारे में सोचो। दूसरा है कार्बनिक कृषि के बारे में सोचो, जहाँ पे कोई केमिकल ही ना हो, जहाँ जैसे गोबर का यूज़ किया जाए खाद के लिए, है ना, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाए खाद के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो। तो दूसरा है। और तीसरा है आनुवंशिकता निर्मित फसल के बारे में सोचो, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो फसल बनाए गए हैं उसके बारे में सोचो। तो एनसीईआरटी हमसे क्या कह रही है? एनसीईआरटी हमसे कह रही है कि आप तीन संभावनाओं के बारे में सोचो। पहला ये सोचो कि खेती में जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसके बारे में। दूसरा कि ऑर्गेनिक खेती कैसे किया जाए, कार्बनिक खेती कैसे किया जाए। और तीसरा चीज़ ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवंशिकता निर्मित फसल कैसे बनाई जाए। अगर आप इन तीन चीज़ों के बारे में सोच लिए हो तो फिर बात आती है हरित क्रांति की, कि हरित क्रांति कैसे आई। देखो,
यहाँ से यहाँ तक में ये बात लिखी गई है कि जब हरित क्रांति लाई गई भारत में, ठीक है, हरित क्रांति जब भारत में लाई गई तो हरित क्रांति के बाद फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ कई सारे केमिकल्स का यूज होने लगा खेती में। जैसे यूरिया है, पोटैश है ना, अलग अलग तरह का केमिकल खाद के रूप में यूज किए जाने लगे फार्मर्स के द्वारा, जो कि फसल उत्पादन में तो सहायता देते हैं, अच्छे फसल तो देते हैं, लेकिन बदले में क्या होता है, मिट्टी की उर्वर शक्ति कम हो जाती है, फसलों में केमिकल्स की मात्रा अधिक हो जाती है, जो अनाज वो आदमी खाएगा तो समझो कि वो केमिकल ही खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो खेती में बढ़ावा तो मिला, खेती में फसलों का उत्पादन तो बढ़ा, साथ ही साथ केमिकल्स को बढ़ावा भी मिल गया। ठीक है, केमिकल्स भी बढ़ गए, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ ही साथ केमिकल्स बढ़ रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर केमिकल्स बढ़ रहे हैं और केमिकल्स का ही यूज़ किया जाएगा अगर बार बार खेत में, तो फसल में भी केमिकल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, साथ ही साथ खेतों में भी केमिकल्स की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो एक तरीके से हानि है ना। जैसे मान लो कि खेत में खरपतवार जम जाते हैं, खरपतवार समझते होंगे आप लोग, कि जो फसल बोया गया है उसके अलावे भी कुछ ऐसे घास उग जाते हैं जो अवांछित होते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो उसको मारने के लिए किसान क्या यूज करते हैं, कीटनाशक का उपयोग करते हैं। ठीक है, कीटनाशक का उपयोग करेंगे या फिर खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे। ठीक है, खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे। कीटनाशक का उपयोग वो कीड़ों को मारने के लिए करेंगे और खरपतवार नाशी को वो लोग जो अवांछित पौधे उगे हैं उनको मारने के लिए करेंगे। लेकिन है तो केमिकल ही, ये सारे केमिकल अगर खेत में जाएंगे तो क्या होगा, खेत उसको अवशोषित करेगा, फसल भी अवशोषित करेंगे। कई सारे इम्पोर्टेंट आवश्यक कीट ऐसे होते हैं जो हमारे फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, वो भी मारे जाएंगे उसी में। ठीक है, फसलों के अलावे खेत में एक एंड्रीन नामक, ये जो कीटनाशक है इसमें एक एंड्रीन नामक केमिकल होता है जो मेढकों के प्रजनन स्तर को कम कर देता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो ठीक है कि हरित क्रांति आ गई, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो गई, लेकिन केमिकल्स का बढ़ावा ये अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, यही बात यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में बात की गई है। ऊपर का तो आपको समझ में आ गया, ऊपर ये समझ गया ना, ये तीन चीज़ें एनसीईआरटी हमसे कह रहा था सोचने के लिए, कि एक तरफ केमिकल के बारे में सोचो, एक तरफ कार्बनिक खेती के बारे में सोचो, और एक तरफ आनुवांशिक निर्मित पदार्थ के बारे में सोचो, फसलों के बारे में सोचो। तो पहला चीज़ हमने डिस्कस कर लिया कि कृषि रसायन आधारित, है ना, मतलब वैसे कृषि जिसमें केमिकल का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो ये तो गलत बात है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बनिक कृषि के बारे में। आगे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। अब अगर आप कार्बनिक कृषि का यूज़ करते हो तो कार्बनिक कृषि का मतलब क्या होता है, कार्बनिक कृषि का मतलब हुआ कि खेती में जब खेती कर रहे हैं तो खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए कार्बनिक खाद का उपयोग कीजिए, कीटनाशक का उपयोग मत कीजिए कीड़ों को मारने के लिए। कीड़ों को अगर मारना ही है तो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे, पिछले वीडियो में नहीं, उसके पहले वाले चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर 10 में इस बारे में पढ़ना था कि कौन कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसमें तो कई सारे ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो हमारे फसलों को अच्छा करते हैं। तो अगर उनका उपयोग किया जाता है तो फसल भी अच्छा हो जाएगा, वो जी भी लेंगे, और खेत में कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग पे। तो आनुवंशिकता रूपांतरित जो फसल होते हैं, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या है, पहले इसके बारे में कुछ ओवरव्यू आपको दे दूं। दो चीज़ों में बहुत ही हानि है खेती करने में, पहला तो केमिकल, दूसरा है, इसमें तो बहुत हानि है, दूसरा है कार्बनिक, इसमें हानि नहीं है
इसमें बहुत फ़ायदा है खेत को कार्बनिक खेती करने में, लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादा मात्रा में होते नहीं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, फसलें, क्रॉप्स, आनुवंशिकता रूपांतरित फसल। क्या होते हैं आनुवंशिक रूपांतरित जीव या फिर फसल? ऐसे पौधे, है ना, ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं। सुनो इसको, क्या है? ऐसे पौधे, जीवाणु या कवक व जंतु, जीवाणु, कवक या जंतु या पौधे जिनको हस्त कौशल के द्वारा, यानी कि हाथ के द्वारा क्या किया जाए, परिवर्तित किए जा चुके हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। तो ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु, बात आ गई समझ में? जो भी पौधे, जीवाणु, कवक या जंतु होंगे जिनको हम लोग अपने हाथों से, जिनके जीन्स में बदलाव किए हैं, उसी को कहते हैं आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे देखो कि एक फसल है जो बीमार बहुत पड़ता है, मतलब उसमें बीमारी लग जाती है। जैसे गेहूं का एक पौधा है, उसमें बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उस के अंदर, उस गेहूं के जीन्स के अंदर कुछ ऐसा बदलाव करेंगे कि वो बीमारी उसके अंदर आए ही ना। तो अगर वो बीमारी आएगी ही नहीं तो हम लोगों को कई सारे केमिकल्स से हम लोग बच जाएंगे उस पर छिड़कने से, क्योंकि बीमारी को ठीक करने के लिए केमिकल ही तो फिर बाद में छिड़कते हैं। और वो केमिकल तो चलो ठीक है, बीमारी ठीक हो गया, लेकिन खेतों को उससे नुकसान होता है। तो यही उपाय है कि ऐसे पौधे बनाइए, ऐसे ऐसे पौधे बनाइए, ऐसे जंतु बनाइए, ऐसे कवक बनाइए जिनके जीन्स में हम लोग अपने हाथों से बदलाव करके किए गए हों। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता रूपांतरित जीव। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाभ बताए गए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों का कई उपयोग है। जीएम का मतलब क्या है यहाँ पे? जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, याद रखिएगा, आनुवंशिकता रूपांतरित। कई बार जीएम आपको मिलेगा इस चैप्टर में। तो जीएम का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आनुवंशिकता रूपांतरित पौधों के लाभ लिखिए, तो आप ये लिखेंगे। तो क्या होगा? लाभ यह है कि अजैव प्रतिबल, यानी कि जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति ये लोग अधिक सहिष्णु होते हैं, ये लोग सह सकते हैं। अगर कोई भी पौधे को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, उसके जीन्स में बदलाव किए गए हैं, तो वो क्या सह सकता है? ठंडा, सूखा, लवण, ताप सब सह सकता है। फिर है रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता, यानी कि अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बना रहे हैं तो रासायनिक पीड़कनाशक, यानी कि जितने भी केमिकल्स हैं उस पर हम लोग, उसका उपयोग कम हो जाएगा। उसके बाद है उसके बाद ये कटाई के पश्चात होने वाले जो नुकसान होते हैं, जो फसल कटाई हो जाते हैं, फसल की कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसको भी कम किया जा सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों के द्वारा। फिर पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन करने को रोकता है। मतलब क्या है कि पौधों के अंदर ऐसी एबिलिटी हम लोग ला सकते हैं कि वो खनिज उपयोगिता ज़्यादा कर सके, खनिजों का उपयोग जल्दी जल्दी करे। ठीक है, उसके बाद खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, खाद्य पदार्थों में पोषण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे विटामिन ए का बढ़ावा दिया जा सकता है। और ऐसा एक धान है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन राइस। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप याद रखिए, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 ऐसे लाभ हैं जो अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे बनाएं तो हमें मिल सकते हैं, है ना। जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होंगे, जिस
जिनके भी जीन के अंदर हम लोग बदलाव कर देंगे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पौधे का बात किया गया है। आगे जब हम लोग चिकित्सा में पढ़ेंगे तो जो सेकंड सेक्शन है उसमें हम लोग जाएंगे तो और भी ज़्यादा हम लोग को पता चलेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फायदे। यहाँ पे 5 लाभ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो 5 लाभ आप अच्छे से सीख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर जो फायदे बताए गए हैं उसके अलावे जेनेटिकली मॉडिफाइड का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उपयोग में वसा, ईंधन व या भेषजीय पदार्थों के आपूर्ति की जाती है, ठीक है। मतलब कई सारे ऐसे पौधे और भी बनाए जा सकते हैं जिनके अंदर फैट की मात्रा अधिक होगी, ईंधन और भी ज़्यादा पाया जा सकता है, भेषजीय मतलब वही पोषण की मात्रा जो होती है वो अधिक हो सकती है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल होते हैं, जो पौधे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक ये है बीटी, है ना। यहाँ पे मैं शुरू से आपको पढ़ के बताता हूँ, लिखिएगा आप यहाँ से, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ शुरू से। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग सबसे ज़्यादा जो खेती में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण। मतलब ऐसे फसल का उपयोग करना, ऐसे फसल का निर्माण करना जो पीड़क प्रतिरोधी हों, जिनमें कीड़े न लगे। ऐसे फसलों के निर्माण को ही हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं किसमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ऐसा ही बायोटेक्नोलॉजी एक बनाया गया, मतलब ऐसा ही एक पौधा बनाया गया है जो बनाया जाता है बीटी के उपयोग से। बीटी का फुल फॉर्म मैंने आपको चैप्टर 7 में, चैप्टर 10 में पढ़ाया था, चैप्टर 10 में पढ़ाया था, ठीक है। तो बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थुरिंजियंसिस, है ना। बैसिलस थुरिंजियंसिस बीटी का फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं होता क्या है ये, ठीक है। तो इतना तो पहले आपको पता चल गया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोग कृषि में क्या पढ़ते हैं, कृषि में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे पीड़क प्रतिरोधी पौधे को बनाना, पीड़क प्रतिरोधी फसलों को बनाना, ठीक है। तो बात आई समझ में कि हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग जब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग बात करते हैं पीड़क प्रतिरोधी फसलों के लिए। तो आगे देखते हैं। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जैसे बैसिलस थुरिंजियंसिस, है ना, जिसे बैसिलस थुरिंजियंसिस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बीटी एक प्रकार का जीव विष है जिसे हम लोग बैसिलस थुरिंजियंसिस कहते हैं, से निर्मित होता है। तो बीटी एक प्रकार का जीव विष है, मतलब जीवाणु में पाया जाने वाला एक विष है जो बैसिलस थुरिंजियंसिस से प्राप्त होता है। बीटी जीव विष 3 जीवाणुओं से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। मतलब क्या करता है कि बीटी जीव विष जिन जीवाणुओं से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। मतलब बीटी क्या करता है कि बीटी जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणुओं को मार देता है। बीटी एक ऐसा जीव विष है जो जीवाणुओं को मार देता है और ये पौधों में पाया जाता है। पौधों में, स्पेशली पौधों में नहीं पाया जाता है बल्कि किसी जीवाणु में पाया जाता है ना। आगे और भी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। इस तरह से जैव पीड़क नाशकों का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू व सोयाबीन, ठीक है। ये बीटी कपास बनाया गया है, बीटी मक्का बनाया गया है, इसी तरीके से बीटी धान बनाया गया है। तो बीटी क्या है, बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो बैसिलस थुरिंजेंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। ये बीटी
पेड़ पौधों पर, फसलों पर आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है और फसलों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, जैसे बीटी कपास के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। ठीक है, बीटी कपास के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछेगा कि बीटी कपास के बारे में बताइए। ठीक है, तो बीटी कपास के बारे में देखते हैं कि क्या है। बैसिलस थुरिनजेंसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडोप्टेशन, तंबाकू की कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा इसको कहते हैं हम लोग, है ना, लिथिडोप्टेशन, कोलियोप्टेरॉन व डिप्टेरॉन को मारने में सहायक है। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेंसिस की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन बनाती हैं जो इन सारे चीज़ों को, इन सारे कीटाणुओं को मारने का काम करती है। फिर क्या है कि बैसिलस थुरिनजेंसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता, ये क्वेश्चन है जो कि आपको पता करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। वास्तव में बीटी जीव जिस प्रोटीन प्राक-जीव विष निष्क्रिय में होता है, ज्यों ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके रवे आंत के क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण ये कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। देखो, बीटी काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जैसे ही आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होता है कि पीड़क प्रतिरोधी फसलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाए जाए जिससे फसलों में पीड़क प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बीटी, जो कि एक प्रकार का क्या है, जीव विष है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ये विष ही है जो प्रोटीन से बना होता है और ये बैसिलस थुरिनजेंसिस से प्राप्त किया जाता है। तो ये काम कैसे करता है कि यहाँ पे बैसिलस थुरिनजेंसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन, है ना, बैसिलस थुरिनजेंसिस जैसे जिस भी पौधे के जीन में बैसिलस थुरिनजेंसिस को कोड कर दिया जाता है, तो क्या होता है कि जैसे ही कोई भी कीट फसल पे गया, तो जैसे ही ये कीट फसल पे गया और जैसे ही ये कीट उस फसल को खाना स्टार्ट किया, तो उस फसल के जीन में तो बैसिलस थुरिनजेंसिस है, विष है, तो वो विष क्या होगा, वो जो जीवाणु है, मतलब जो पौधे के ऊपर बैसिलस थुरिनजेंसिस जो जीवाणु है, जैसे ही उस जीवाणु को ये कीट खाएगा, ये कीट उस बीटी के द्वारा उत्पन्न किए गए विष से मारा जाएगा, ये फट जाता है। ये बीटी के अंदर जो बीटी बैसिलस थुरिनजेंसिस के अंदर जो विष है, वो विष उस जीवाणु के अंदर निष्क्रिय रूप में रहता है, इसलिए ये उस जीवाणु को नहीं मारता है। लेकिन जैसे ही इस विष को कोई कीट खाएगा, तो ये विष उसके शरीर में जाएगा, सक्रिय होगा और उसके आंतों से बंध जाएगा और उसके आंत इस विष की वजह से फूल जाएंगे और फट जाएंगे और कीट मर जाता है। ठीक है, तो इससे फसल क्या हुआ, फसल बच गया, हमें कोई भी केमिकल का यूज करना ही नहीं पड़ा, कीड़े भी मर गए, फसलों का रक्षा भी हो गया और फसल भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो यही है आनुवांशिक रूपांतरित पौधों का फायदा। ठीक है, आगे है कि विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बैसिलस थुरिनजेंसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फसल और निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशेषता पर निर्भर करता है। तो ये सब बातें बस ऐसे लिखा गया है। देखो यहाँ पे बात यह है कि बैसिलस थुरिनजेंसिस अब हर जगह पौधे पर तो नहीं ना पाया जाएगा, हर पौधे को तो रक्षा नहीं कर सकता है। तो क्या किया गया है कि बीटी के डीएनए को फसलों के कोशिकाओं में स्थानांतरित करा दिया गया है कि फसलों के डीएनए में ही बीटी के गुण आ जाए। अब कोई भी जीव आएगा, कोई भी कीट आएगा उसको खाने के लिए, तो क्या होगा, वो मारा जाएगा। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है कि
जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जीव विष यानी कि जो बीटी है, वो उसके अंदर जो कोड होता है, वो कोड किस जीन की वजह से होते हैं? क्राई जीन की वजह से वो कोडिंग होता है उसके अंदर। देखो, किसी भी चीज के लिए किसी भी जीव के अंदर जो भी गुण है, वो उसके जीन के वजह से, उसके उसके जीन में वो कोडिंग किया गया है। तो बैसिलस थुरिनजेंसिस के अंदर जो जीव विष बनता है वो उसको नहीं मारता है, बल्कि दूसरे कीटाणु को मार देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्राइजीन ऐसा कोड किया गया है कि तुमको तो फायदा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन दूसरों को नुकसान कर देगा। ठीक है, ऐसा कोड है। ये कई प्रकार के होते हैं, क्राइजीन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो प्रोटीन्स जिन क्राई 1 AC व क्राई 2 AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी प्रोटीन, जो भी बीटी विष है, क्राई 1 AC और क्राई 2 AB के द्वारा अगर कोडिंग है वो जीव विष, तो क्या करेंगे? वो कपास के मुकुलन कृमि को नियंत्रित करते हैं। यानी मुकुलन करने वाले जो कृमि होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उसको नष्ट करता है वो। जबकि क्राई 1 AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है ना। मक्के में जो छेद हो जाते हैं, मक्के में जो छेद करने वाले जो कीड़े होते हैं, उसको वो नष्ट करता है क्राई 1 AB। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या होता है। विभिन्न सूत्र कृमि, यानी जिसको हम लोग फीता कृमि कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न सूत्र कृमि मानव सहित जंतुओं और कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं। ठीक है, यानी कई सारे कृमि जो होते हैं वो पौधों के साथ साथ मानव में भी परजीविता का निवासन करते हैं। परजीवी क्या होते हैं आप लोग जानते ही होंगे। परजीवी क्या होते हैं कि कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहता है, उससे अपना भोजन ग्रहण करता है और उसी को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे सूत्रकृमि मिलवाडेगाइन इनकोगन, यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे मिलवाडेगाइन इनकोग्निशिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। ये जो सूत्र कृमि है, जो फीता कृमि है, मिलवा मिलवाडेगाइन इनको इनकोग्निशिया, ये तंबाकू के जड़ों में पाए जाते हैं और उसको संक्रमित करके उनके पैदावार को काफी कम कर देते हैं। तो अब तो इसको मारना पड़ेगा, तभी तो पैदा अधिकांश होगा ना तंबाकू। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना का स्वीकार किया गया है जो आरएनए अंतरक्षेपण की प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, आरएनए अंतरक्षेपण मतलब आरएनए ट्रांसप्लांट। आरएनए को ट्रांसप्लांट कर दीजिए किसी जीव में जो इसको मार सकता है। तो कैसे होता है? आरएनए अंतरक्षेप सभी ससीम केंद्र की जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। ससीम केंद्र की मतलब जिनमें पूरा का पूरा अच्छा सा केंद्रक पाया जाता है, उसको ससीम केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो आरएनए अंतरक्षेप यानी कि आरएनए ट्रांसप्लांट सभी अच्छे केंद्रक वाले जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। इस विधि में होता क्या है कि दूत आरएनए यानी एमआरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए के स्थानांतरण को रोकता है। इस द्विसूत्रीय आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणुओं में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम यानी कि पारस्परिक ट्रांसपोजोन के प्रतिकूल के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए हैं। ठीक है, तो ये है ट्रांसप्लांट। अगर आपसे पूछा जाए कि आरएनए अंतरक्षेपण बताइए, तो आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, आरएनए अंतरक्षेपण को। क्लियर? इसके बाद है कि एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियंस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्थ यानी कि सेंस और प्रति अर्थ यानी एंटी सेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता है
और इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से कर लेते हैं। मतलब क्या है कि एग्रोबैक्टीरियम एक क्लोनिंग वेक्टर है। एग्रोबैक्टीरियम के सहारे, मैंने आपको बताया था ना, प्लाज्मिड में डीएनए जोड़ा जाता है, तो है ना, तो एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में डीएनए को फिट किया गया है और कुछ ऐसे पौधों में सूत्रकृमि के खिलाफ कुछ ऐसे पौधों में संचित करा दिया गया है जिस पौधों में सूत्रकृमि आते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उस पौधों में एग्रोबैक्टीरियम के सहारे कुछ ऐसे डीएनए को डाल दिया गया है जो उनसे लड़ते हैं, ठीक है, और पौधों को बचा लेते हैं। वही बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है। कृषि में तो हो गया, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या हमने पढ़ा कृषि में। कृषि में हमने पढ़ा कि जो हम लोग कृषि करते हैं उसमें केमिकल का उपयोग कैसे कम किया जाए कि पौधों को भी अच्छा फायदा हो और भूमि को भी अच्छा फायदा और हम लोग भी नुकसानदेह न रहे, है ना। तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे बनाए जाते हैं, यानी उनके जीन में कुछ ऐसे बदलाव किए जाते हैं जो फायदेमंद होते हैं, है ना। और जब आनुवंशिकता रूपांतरित जो पौधे बनाए जाते हैं उनमें कुछ गुण होते हैं। वो गुण ये है कि वो किसी भी प्रकार के सिचुएशन में जी लेंगे, ठीक है। वो पीड़क नाशक होते हैं, है ना। उन कटाई के बाद उनमें ज़्यादा हानि नहीं होता है, उनका फसल बर्बाद नहीं होता है। उनमें खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, पोषक अधिक मात्रा में पाया जाता है आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे में, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। फिर बीटी के बारे में हमने पढ़ा। बैसिलस thuringiensis से बीटी जीवाश्म प्राप्त होता है कीट जो कीट को क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ दे दूंगा, और नहीं तो आप वीडियो को रोको, पॉज करो और उसके बाद नोट बनाते चलो साथ ही साथ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।